रात के साए चारों तरफ फैल चुके थे। अमारा ने सिर पर दुपट्टा ठीक से ओढ़ रखा था। उसने एहतियात से ताई के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। हाथ में चाय की ट्रे थी जिसमें चीनी के सादे कप रखे थे। वह अदब से अंदर आई और ट्रे ताई फरखुंदा बेगम के सामने रखकर चुपचाप हाथ बांधकर खड़ी हो गई। ताई अम्मी, सफियान कह रहा है कि उसका एक दोस्त है जो आज रात हवेली में रुकना चाहता है। वह बाहर खड़ा है, क्या आप उससे मिलेंगी? फरखुंदा बेगम ने एक तीखी नज़र अमारा पर डाली। आंखों में तंज और होठों पर तुच्छता तैर रही थी। वह कुर्सी पर आधा लेटी हुई थीं, हाथ में पंखा पकड़े हुए। पलकें चढ़ाते हुए सर्द लहजे में बोलीं, तुम चना हिजाब के बाहर गई थी। ये दिखावा किसके लिए है? सिर्फ अपने ताया के सामने नकली हिजाब पहनती हो? अमारा का चेहरा फीका पड़ गया। वह जल्दी से आगे बढ़ी और सफाई देने लगी। नहीं ताई अम्मी, मैं खुद नहीं गई थी। सफियान खुद आया था मुझसे बात करने। फरखुंदा बेगम गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हो गईं। आवाज़ में अब तल्खी और तैश साफ झलक रहा था। तुम्हारी माँ मर गई और मुसीबत मेरे सिर छोड़ गई। दिन ब दिन जुबान चलाना सीख गई हो। जो कल अपने ताया के सामने मुझे शर्मिंदा किया, उसका हिसाब ज़रूर लूंगी। अगर तुम्हारी ये अकड़ मैंने न निकाली तो मेरा नाम भी फरखुंदा बेगम नहीं। अमारा की आंखों में नमी तैरने लगी, मगर उसने हिम्मत से कहा, ताई अम्मी, कल मैंने सिर्फ दीनी बात की थी। आप जो कह रही थीं वो गलत था। मेरा मकसद सिर्फ सुधार करना था। मुझे नहीं पता था कि ताया अब्बू उस वक़्त कुछ कह देंगे। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहती हूँ। फरखुंदा बेगम ने ठंडी नज़रों से उसे देखा, फिर पंखा जोर से मेज़ पर पटका और कठोर आवाज़ में बोलीं, ज़्यादा ज़बान मत चलाओ, कहा ना, निकल जाओ यहाँ से, मेरा सर मत खाओ। अमारा चुपचाप पीछे हट गई। ट्रे मेज़ पर रह गई थी और कमरे की फिज़ा में अब बस अनकहे जुमलों का बोझ बाकी था। शाम की परछाइयाँ हवेली के आंगन में उतरने लगी थीं। धूप की तपिश अब नरमी में बदल चुकी थी और बरामदे में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। फरखुंदा बेगम जब मुख्य हॉल पार कर बाहर निकलीं तो उनकी नज़र बरामदे के उस कोने पर पड़ी जहां सफियान किसी अजनबी युवक के साथ बातों में मशगूल था। युवक की कदकाठी लंबी थी और अंदाज संजीदा। सादे सलवार कुर्ते में भी उसके चेहरे और चाल से एक अलग रुतबा झलक रहा था। फरखुंदा बेगम कुछ कदम आगे बढ़ीं और हल्का सा गला खंखारा। आवाज़ सुनते ही दोनों चौंक गए और तुरंत होश में आ गए। युवक ने अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। फरखुंदा बेगम ने छाती पर हाथ बांधे और गहरी नज़र से उसे देखते हुए बोलीं, वलैकुम अस्सलाम। आप कौन हैं? आपकी तारुफ? युवक ने सफियान की तरफ देखा, फिर तहज़ीब से बोला, मेरा नाम असफंदयार है। असल में शहर जाने वाली कोई गाड़ी नहीं मिली तो सोचा रात यहीं बिता लूं। अगर आप किराया तय कर दें तो मैं अदा कर दूंगा। फरखुंदा बेगम की आंखों में शक और जिज्ञासा थी। वह होंठ भींचते हुए बोलीं, गांव में और भी बहुत से घर हैं, सिर्फ मेरी हवेली में आने की वजह? असफंदयार कुछ कहने ही वाला था कि सफियान बीच में बोल पड़ा, अम्मी प्लीज़, ये मेरे दोस्त हैं, कोई गैर नहीं। हमारे घर में कितने गेस्ट रूम हैं, किसी में ठहर जाएंगे। बात को इतना तूल मत दें, मैं तो इन्हें अंदर ही ले जा रहा था। हमारा बाजी ने रोक लिया कि आपकी इजाज़त के बिना किसी को अंदर न लाऊं। फरखुंदा बेगम ने सफियान को घूरा और फिर असफंदयार की तरफ देखा। वह युवक अभी भी अदब से सिर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर ना कोई गुरूर था, ना ही किसी तरह की बेअदबी। कुछ पल सोचने के बाद वह बोली, ठीक है, ऊपर वाले गेस्ट रूम में ले जाओ, मैं खाने का इंतज़ाम करती हूँ। शुक्रिया मोहतरमा, बहुत मेहरबानी, असफंदयार ने शालीनता से जवाब दिया। सफियान बोला, चलिए भाई, मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए और फरखुंदा बेगम कुछ पल वहीं खड़ी उनके कदमों की आवाज़ सुनती रहीं। उनकी आंखों में शक की एक परछाई अब भी बाकी थी। उन्हें मालूम था कि सुलेमान इस पर गुस्सा करेंगे। उनका बेटा महज 15 साल का था, लेकिन हवेली उसकी मर्जी के बगैर नहीं चलती थी। आखिर आने वाले वक्त में वही गद्दी का वारिस था। उन्होंने गहरी सांस ली, लेकिन मन में ठान लिया था कि बेटे से इस सिलसिले में ज़रूर बात करेंगी। वह चुपचाप चादर ओढ़कर बरामदे में पड़ी चारपाई पर बैठ गईं। उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी और आंखों में कहीं अतीत की परछाइयां तैर रही थीं। नज़रें हवेली की दीवार पर थीं, लेकिन दिमाग में कल की बातें फिल्म की तरह घूम रही थीं। यह दोपहर की चाय का वक्त था।
फरखुंदा बेगम अपने शौहर सुलेमान के साथ बैठी थीं। मेज़ पर चाय का थर्मस, 2 कप और कुछ बिस्किट की प्लेट रखी थी। सुलेमान साहब अखबार में डूबे हुए थे और फरखुंदा बेगम खामोशी से उनके कप में चाय उंडेल रही थीं। तभी अमारा हिजाब में लिपटी धीरे से लाउंज में दाखिल हुई और अदब से बोली, अस्सलामु अलैकुम ताया अब्बू। सुलेमान साहब ने अखबार से नज़र हटाई और नरमी से जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम बेटी, आओ, खैरियत? अमारा ने मुस्कुराते हुए कहा, ताया अब्बू, कल हमारे गांव में एक दीनी इज्तिमा हो रहा है। मैं वहां जाना चाहती हूँ, आपकी इजाज़त चाहिए थी। उसका लहजा बेहद मुहज्जब था और यही बात फरखुंदा बेगम को चुभ जाती थी। सुलेमान साहब कुछ कहने ही वाले थे कि फरखुंदा बेगम का तीखा जुमला फिजा में तैर गया। क्या हर वक्त यही दीन की बातें करती रहती हो तुम? कोई शादी हो, खाना हो या आम बातें, हर मौके पर तुझे बस तबलीग ही करनी होती है। जिंदगी सिर्फ दीन से नहीं चलती। वैसे भी कोई तेरी बात मानता भी नहीं। उनका चेहरा गुस्से से तन चुका था। एक पल को सन्नाटा छा गया। अमारा ने हल्के से झिझकते हुए ताई की तरफ देखा, फिर सर ऊंचा करके नरमी से बोली, ताई अम्मी, माफ कीजिए, लेकिन दीन की बात करना और उसे फैलाना हम पर फर्ज है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हक बात कहो, चाहे किसी को अच्छी लगे या नहीं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बात पहुंचाना है, असर डालना हमारे बस की बात नहीं। वह तो अल्लाह के हाथ में है। फरखुंदा बेगम की आंखें तंग हो गईं। कुछ बोलने ही वाली थीं कि सुलेमान साहब ने अखबार एक तरफ रखते हुए कड़े लहजे में कहा, फरखुंदा, हर वक्त बच्ची के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? सीखने दो इसे कुछ। अच्छी बातें कर रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? ये घर है या जंग का मैदान? जीना हराम कर दिया है तुमने मेरा। फरखुंदा बेगम एकदम साकित हो गईं। सुलेमान साहब का लहजा सख्त था और उनके आगे अब कुछ कहने की हिम्मत उनमें नहीं बची थी। अमारा ने नज़रें झुका लीं, मगर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट थी, जैसे दिल को सुकून मिला हो। बरामदे की चारपाई पर बैठी हुई फरखुंदा बेगम जब अतीत से वर्तमान की तलखियों में लौटीं तो उनका चेहरा गुस्से से तप रहा था। उन्होंने चादर का एक सिरा मरोड़ा और बड़बड़ाईं, क्या समझती है ये पर्दा नशीन कि मैं इसे छोड़ दूंगी? जब से इसकी माँ मरी है, एक के बाद एक आफत बनकर सिर पर सवार हो गई है। खुद को हवेली की मलिका समझने लगी है, मगर अब मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी चालाकी भूल जाएगी। अच्छा ही हुआ जो सुलेमान शहर गए हैं, अब आसानी से सब होगा। वह तेजी से टहलने लगीं, उनके कदम जैसे जमीन पर अपना गुस्सा उतार रहे हों। इसी लड़के के साथ अगर मैंने इसका सब कुछ बर्बाद न कर दिया, इसके ख्वाब न तोड़े, तो मेरा नाम भी फरखुंदा बेगम नहीं। उन्होंने आकाश की ओर उंगली उठाकर जैसे कस्में खाईं। तभी सामने से नौरी, नौकरानी, छोटे कदमों से चली आई और अदब से बोली, बेगम साहिबा, सफियान साहब कह रहे थे कि जो मेहमान आए हैं उनके लिए खाना बना दूं, पहले चाय या सीधा खाना? फरखुंदा बेगम की नज़रों की सख्ती से नौरी कांप उठी। उन्होंने अपनी चादर को संभालते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम जाओ नौरी, सब नौकरों से कह दो कि अपने क्वार्टर में चले जाएं। किचन में कोई न दिखे। खाना अब मैं और अमारा बनाएंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। नौरी ने सिर झुकाकर कहा, जी बेगम साहिबा, और तुरंत वापस चली गई। फरखुंदा बेगम ने आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों में बदला और साजिश की चिंगारियां साफ झलक रही थीं। वह धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ने लगीं। हर कदम के साथ एक नई चाल, एक नई साजिश पनप रही थी। आज की रात अमारा के लिए इम्तिहान बनने वाली थी और फरखुंदा बेगम ने ठान लिया था कि अब इस पर्दा नशीन को हवेली से निकालकर ही दम लेंगी। उधर कमरे में दाखिल होते ही असफंदियार ने दरवाज़ा बंद किया और गहरी सांस ली। कमरे की खामोशी में हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, जो दीवार पर लगे आईने में दोहरी लग रही थी। उसने जल्दी से अपनी सादा कमीज उतारी और आईने के सामने खड़ा हो गया। उसके बाजू पर कपड़ा खून से भीगा था। वह बाजू ऊपर करके जख्म को देखने लगा। घाव गहरा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी तेजधार चीज से लगा हो। खून अब भी हल्का हल्का रिस रहा था, लेकिन वह बिल्कुल शांत था, जैसे ऐसे जख्म उसके लिए कोई नई बात न हो।
उसने खामोशी से अपनी जेब से एक छोटा सा फर्स्ट एड किट निकाला, जिसमें रुई, पट्टी, सैनिटाइजर और कुछ मरहम रखा हुआ था। आईने के सामने खड़े होकर उसने पहले रुई को मरहम में भिगोया और फिर बहुत नरमी से जख्म की सफाई शुरू की। चेहरे पर हल्की सी तकलीफ की परछाई उभरी, लेकिन उसने पलक तक नहीं झपकाई। जख्म साफ करके उसने इस्तेमाल की हुई रुई फेंकी और फिर सफाई से पट्टी बांधने लगा। उसके हाथों की निपुणता बता रही थी कि यह काम वह पहले भी कई बार कर चुका है। अभी वह पट्टी बांधकर सीधा हुआ ही था कि मोबाइल की वाइब्रेशन से मेज हल्के से कांप उठी। उसने धीरे से मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। नंबर देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई उतर आई। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ से एक परेशान और घबराई हुई आवाज आई। कैप्टन, आप कहाँ रह गए? हमें पता चला है वहां बहुत बड़ा खतरा है। आप सुरक्षित तो हैं ना? असफंदयार ने एक पल को आईने में अपनी आंखों में झांका और फिर बहुत सधी हुई आवाज में बोला, हाँ, मैं सुरक्षित हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। एक पुरानी हवेली में हूं, यहाँ कुछ गार्ड्स भी हैं, कम से कम आज की रात तो यहाँ महफूज रहूंगा। दूसरी तरफ से सख्ती से कहा गया, कैप्टन, जब तक सुबह तक हम गाड़ी नहीं भेजते, आप किसी भी हालत में वहां से बाहर न निकलें। वे लोग आपकी घात में हैं, एक छोटी सी गलती सब कुछ तबाह कर सकती है। असफंदयार ने गंभीरता से ओके कहा और कॉल काट दी। उसने गहरी सांस ली और पलंग पर आकर बैठ गया। बाहर शायद किसी परिंदे की आवाज थी या हवा के झोंके से खिड़की हिली थी, लेकिन उसका ध्यान अपने जख्म से ज्यादा उस दुश्मन की तरफ था जो कहीं उसके इंतजार में छिपा बैठा था। कमरे की खामोशी में एक अनकही बेचैनी घुली हुई थी। उसने कंधे उचकाकर कंबल अपने ऊपर ले लिया, जैसे हर खतरे को पीछे छोड़ अब उसे सिर्फ सुबह का इंतजार हो। पर वह नहीं जानता था कि ये रात उसके लिए कितनी बड़ी आजमाइश बनने वाली है। कमरे में हल्की रोशनी फैली थी, पंखा धीमी गति से घूम रहा था। अमारा फर्श पर बिछी जानमाज पर दो जानों बैठी कुरान की तिलावत कर रही थी। उसकी आवाज में ठहराव था, एक दिल से निकला हुआ सुकून था। साथ साथ वह तर्जुमा भी ऊंची आवाज में पढ़ रही थी, जैसे अपने दिल को समझा रही हो। कमरे की फिजा में रूहानियत घुली थी, ऐसा लग रहा था जैसे वक्त कुछ लम्हों के लिए ठहर गया हो। तभी दरवाज़ा एक झटके से खुला। फरखुंदा बेगम अपने रौबदार अंदाज में कमरे में दाखिल हुईं, आंखों में नाराजगी, माथे पर शिकन और होठों पर नापसंदगी का साया था। उन्होंने अमारा पर एक तिरछी निगाह डाली, जो पूरे हिजाब में बैठकर तिलावत में मशगूल थी। तिरस्कार भरी आवाज में बोलीं, अरे सुनो जरा मेरी बात। अमारा ने तिलावत मुकम्मल की, आयत खत्म की, अदब से कुरान को चूमा, गिलाफ में लपेटा और इज्जत से रख दिया। फिर उठकर उनकी तरफ मुखातिब हुई। कुछ कहने ही लगी थी कि फरखुंदा बेगम ने सख्त लहजे में कहा, अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़कर और हिजाब ठीक से संभालकर उस नौजवान के कमरे में जाओ। पूछो कि उसे चाय या खाना चाहिए या नहीं, और अगर कहे कि खाना खाऊंगा तो तुम खुद ले जाना। अमारा के चेहरे पर नरमी से भरी संजीदगी आ गई। आवाज में अदब था, लेकिन बातों में साफ उसूल नजर आ रहे थे। ताई अम्मी, आप जानती हैं कि मैं शरीयत के मुताबिक पर्दा करती हूँ। इस तरह किसी गैर मर्द के सामने नहीं जा सकती। अगर इजाज़त दें तो सफियान को भेज देती हूँ या फिर किसी मर्द मुलाजिम को। ये सुनना था कि फरखुंदा बेगम का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने आगे बढ़कर अमारा का बाजू कसकर पकड़ा और झंझोड़ते हुए बोलीं, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। मेरा सफियान कोई नौकर नहीं कि मेहमान के सामने ट्रे लेकर खड़ा रहे। जाओ और जैसा कहा है वैसा ही करो, वरना कसम से कहती हूँ इस हवेली से बाहर निकाल दूंगी। फिर देखना कैसे उड़ जाता है तुम्हारा पर्दा और ये नेक बनने का ढोंग भी। अमारा ने उनकी गिरफ्त से निकलने की कोई कोशिश नहीं की, बस एक पल को उनकी आंखों में देखा। आंखें नम थीं, लेकिन लहजे में एक खामोश एहतिजाज था। उसने अपनी चादर और मजबूती से थामी और बहुत धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई, जैसे अपने अंदर किसी टूटती हुई आवाज को दबाकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। फरखुंदा बेगम कुछ लम्हों तक गुस्से भरी निगाहों से दरवाजे को देखती रहीं, फिर भ्रिकुटियां चढ़ाकर और होंठ भींचते हुए घूमी और कमरे से बाहर निकल गईं। रसोई की पीली हल्की रोशनी में अमारा की झुकी हुई पीठ और कांपते हुए हाथ साफ नजर आ रहे थे। उसके होंठ धीमे धीमे कुछ पढ़ रहे थे, शायद कोई दुआ, कोई फरियाद। या अल्लाह, ये कैसी मुश्किल है। मैं कैसे जाऊं उसके सामने? मेरी मदद फरमा, मेरे पर्दे की हिफाजत फरमा, मेरे दिल को मजबूती दे।
उसने चूल्हे पर रखे पानी के बर्तन की तरफ देखा, जो अब उबलने लगा था। चाय की पत्ती, दूध, चीनी सब कुछ तरतीब से रखे थे। वह बहुत खामोशी से चाय बनाने लगी। हर हरकत में एक अजीब सी गंभीरता और हर पल में बेचैनी थी। कभी उसके हाथ कांपने लगते तो कभी चाय कप में डालते समय आवाज हो जाती जिस पर वह खुद भी चौंक जाती। उसकी आंखें बार बार नम हो जातीं और वह अपने आंचल से चुपचाप आंसू पोंछ लेती। जब चाय बनकर तैयार हुई तो उसने ट्रे में कप रखे, साथ में बिस्कुट की प्लेट भी रखी और धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई बैठक की ओर चल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चेहरा घूंघट में छिपा हुआ था, लेकिन आंखों की बेचैनी उसके भीतर चल रही घबराहट को छुपा नहीं पा रही थी। वह बार बार कमर पर हाथ रखकर घूंघट ठीक करती, सांस लेने के लिए चेहरा ऊपर करना चाहती, लेकिन खुद को रोक कर रखा हुआ था। जैसे ही वह बैठक के दरवाजे के पास पहुंची, उसने ट्रे जमीन पर रखी, अपने हाथ आपस में मलते हुए खुद को थोड़ा संभाला और धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। पहली दस्तक, कोई उत्तर नहीं। दूसरी दस्तक, अब भी सन्नाटा। तीसरी दस्तक पर भीतर से पैरों की आहट सुनाई दी। वह और सिमट गई, जैसे अपने आप को छोटा कर लेना चाहती हो। दरवाज़ा खुला तो सामने नींद में डूबी आंखों वाला असफंदयार खड़ा था। सादे कपड़ों में, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक गहराई और गंभीरता थी। उसने सिर झुकाकर कांपती हुई आवाज में कहा, माँ ने चाय भेजी है, और अगर आपको भोजन की जरूरत हो तो वह भी ला सकती हूँ। असफंदयार ने उसकी ओर एक नजर डाली। घूंघट में छिपी आंखों से शर्म, डर और झिझक साफ झलक रही थी। चाय मेज पर रख दीजिए, और हाँ, भोजन भी ला दीजिए, भूख लगी है। उसका स्वर रूखा था, जैसे उसे किसी चीज से खींच हो रही हो या उसकी नींद में खलल पड़ा हो। वह कुछ कहना चाहती थी, शायद यह कि वह कमरे में नहीं आना चाहती, लेकिन माँ की सख्त बातें याद करके उसने चुपचाप सिर हिलाया और भीतर चली गई। असफंदयार ने रास्ता दिया और वह धीरे से ट्रे उठाकर मेज पर रखने लगी। जैसे ही उसने चाय रखी और मुड़ी की बाहर निकल जाए, तभी टक की आवाज हुई। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था और ताला भी लग गया था। दोनों चौंक गए। अमारा के कदम थम गए। उसने घबराकर दरवाजे की ओर देखा, फिर असफंदयार की ओर। उसकी आंखों में उलझन थी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ने जैसे उसकी सांसें रोक दी हों। वह तेजी से दरवाजे की ओर लपकी। घूंघट के पीछे उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। आंखों में डर और अविश्वास था। कांपते हाथों से उसने दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे जाम हो गया था। 2-3 बार उसने झटकों से खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसने अब जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। कोई है? दरवाज़ा खोलिए, कोई सुन रहा है? माँ? बड़ी बहन? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कमरे की खामोशी और बाहर का सन्नाटा उसकी आवाज को निगल गए थे। वह पलटी और असफंदयार की ओर देखा, जो कमरे के बीच में खड़ा था, हाथ बांधे हुए। उसके चेहरे पर झुंझलाहट और थकान साफ दिख रही थी। देवी जी, दरवाजा बाहर से बंद किया गया है। शायद जानबूझकर ऐसा किया गया है। उसका स्वर बेहद ठंडा था। अमारा की आंखें चौड़ी हो गईं। वह तेजी से फिर से दरवाजे की ओर भागी, हैंडल घुमाया, लेकिन वह नहीं खुला। फिर वह पीछे हटकर बोली, किसने किया ऐसा? मैं आपके साथ यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। कृपया दरवाज़ा खोलिए। मैं पर्दा करती हूँ, मुझे बाहर जाना है। भगवान के लिए कुछ कीजिए। उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। आंखें भर आई थीं। असफंदयार ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई कोमलता नहीं आई। वह एक कदम पीछे हटते हुए बोला, मेरे दाहिने हाथ में चोट है, किसी भी तरह का शारीरिक काम नहीं कर सकता, और दरवाज़ा तोड़ने की हालत में भी नहीं हूं। फिर वह पलंग की ओर बढ़ा, अपने जूते उतारे, कंबल ठीक किया और कहा, मुझे आराम करना है। जब तक दरवाज़ा खुलता है, आप भी किसी कोने में बैठ जाइए। और वह पलंग पर लेट गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अमारा, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, सन्न रह गई। उसकी आंखों से बहते आंसू घूंघट में ही भीगने लगे। वह कुछ पल उस बेरहम व्यक्ति को देखती रही, जिसे उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब उसने पहली बार उसे रसोई की खिड़की से किसी के साथ खड़े देखा था, तो उसका दिल जोर से धड़का था। लेकिन अब वही इंसान उसे एक निर्दयी शासक जैसा लग रहा था, जो किसी लड़की की पीड़ा को महसूस ही नहीं कर पा रहा था।
थोड़ी देर उसे घूरने के बाद उसने सिर झटका और फिर से दरवाजे की ओर मुड़ गई। वह जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी और चिल्लाकर बोली, दीदी, कोई है क्या बाहर? भैया, पिताजी, दरवाज़ा खोलिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। उसकी आवाज़ में घबराहट थी, बेबसी और लाचारी थी। वह बार बार हैंडल घुमाकर देखती, लेकिन दरवाज़ा ज्यों का त्यों बंद रहा। गले में रुलाई अटक गई थी, लेकिन वह चुप नहीं हुई। दरवाज़ा पीटते पीटते उसकी उंगलियों में सूजन आ गई थी, लेकिन उम्मीद छोड़ना उसे मंजूर नहीं था। तभी अचानक कमरे के कोने से एक भारी और झल्लाई हुई आवाज़ आई, देवी जी, मुझे सोने दीजिए, नींद आ रही है। और मत मचाइए, आपने तो परेशान कर दिया है। असफंदयार पलंग पर अधलेटी अवस्था में था, आंखें नींद से भरी हुईं, माथे पर बल और स्वर में स्पष्ट नाराजगी। अगर अपनी पवित्रता का इतना ही डर था तो आई ही क्यों थीं? अजीब तमाशा है यहाँ के लोगों का, खुद आकर दूसरों को परेशान करते हैं। अमारा की सांस जैसे एक पल को थम गई। वह दरवाजे के पास ठिठकी खड़ी रह गई। उसके शरीर से जैसे सारी ताकत निकल गई थी। उसकी आंखें अविश्वास से असफंदयार को देखने लगीं, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जिसे वह कभी नहीं सुनना चाहती थी। कुछ पल यूं ही गुजर गए, फिर वह धीरे धीरे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसने अपने हाथों की पीठ से नकाब के अंदर आंसुओं को पोंछने की कोशिश की, लेकिन आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब सिसकियां दबाए नहीं दब रही थीं। वह चुपचाप जमीन पर बैठी रोने लगी। उसकी रुलाई धीरे धीरे तेज होती गई। उसमें कोई विरोध नहीं था, बस लाचारी थी। वह बिना आवाज किए नहीं रो रही थी, बल्कि टूट रही थी। मैं अब केवल उसकी सिसकियों की गूंज थी। पलंग पर लेटा असफंदायार बेचैन होकर उठ बैठा। उसने माथा थाम लिया, जैसे पछता रहा हो, या कम से कम उस रुलाई से राहत चाहता हो। उफ भगवान! वह बड़बड़ाया और पलंग से नीचे उतर आया। एक पल के लिए वह जमीन पर बैठी अमारा को देखता रहा, जो कांप रही थी। उसके कंधे रुलाई से हिल रहे थे, नकाब भीग चुका था। कमरे में एक पल को जैसे समय थम गया था। वह जमीन पर बैठी थी, नकाब के अंदर से बहते आंसू, कांपते होंठ और तेज सांसें। कमरे की हल्की रोशनी उसके पूरे अस्तित्व पर एक धुंध सी डाल रही थी। असफंदयार कुछ क्षण उसे यूं ही देखता रहा, फिर धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ा और थोड़ी दूरी पर रुककर गंभीर स्वर में बोला, अब क्यों रो रही हैं आप? उसके स्वर में कठोरता नहीं थी, पर प्रश्न सीधा था। अमारा ने उसकी ओर देखा, फिर आंसू पोंछे बिना कांपती आवाज में कहा, आपको नहीं पता, जब ये दरवाज़ा खुलेगा ना, तो मुझ पर कीचड़ उछाला जाएगा। सब कहेंगे कि मैं जानबूझकर अंदर गई थी। उसकी आवाज़ और भी भीगने लगी। मुझे पता है, ये दरवाज़ा ताई अम्मा ने बंद किया है। भगवान के लिए कृपया कुछ कीजिए, ये दरवाज़ा खोल दीजिए। वरना मेरा पूरा चरित्र, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके हाथ जुड़े हुए थे, जैसे वह किसी न्याय की चौखट पर विनती कर रही हो। नकाब के नीचे से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ नहीं रही, मेरे पिता भी नहीं हैं। अगर इन घरवालों ने भी, खासकर ताया अब्बा ने, मेरा विश्वास छोड़ दिया तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। आखिरी वाक्य के साथ उसकी आवाज़ पूरी तरह टूट चुकी थी। वह जमीन पर झुककर अपने घुटनों के पास सिर रखकर रोने लगी। एक ऐसी लड़की जो उम्र भर सुरक्षा और इज्जत के साए में रही, आज खुद को सबसे कमजोर और सबसे तिरस्कृत स्थान पर पा रही थी। असफंदायार का शरीर जैसे स्तब्ध हो गया। कुछ क्षण वह उसे यूं ही देखता रहा। उसका दिल, जो अब तक कठोरता की चादर ओढ़े था, अब धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी निगाहें उस कांपते अस्तित्व पर टिकी थीं। वह जो हर हाल में मजबूत दिखाई देता था, पहली बार अपने भीतर कुछ नरम होता महसूस कर रहा था। उसके भीतर कोई अनजानी सी टीस उठी। उसकी आंखें कुछ पल बिना झपके ठहर गईं और फिर उनमें हल्की सी नमी चमकने लगी, जैसे उस दर्द ने उसके दिल को छू लिया हो। जैसे अब वह अमारा को सिर्फ एक मजबूर लड़की के रूप में नहीं, बल्कि एक गहराई भरे एहसास की तरह देख रहा हो। और फिर वह चुपचाप पलटा, दरवाजे की ओर गया, एक नज़र उस मासूम पर डाली और पल भर को ठहर गया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह दरवाज़ा पल भर में खोल सकता था। ट्रेनिंग के दौरान उसे सब सिखाया गया था, लेकिन उसने जानबूझकर दरवाज़ा नहीं खोला। वह चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। वजह सिर्फ एक थी,
अगर वह दरवाज़ा खोल देता तो वह प्रेम की मूरत सी लड़की उस कमरे से चली जाती, और वह ऐसा नहीं चाहता था। वह उसे घंटों देखना चाहता था, उसे समझना चाहता था। जिंदगी में पहली बार उसका दिल किसी लड़की पर आया था, और वह इतनी आसानी से उसे खोना नहीं चाहता था। कमरे में अब खामोशी और भी गहराने लगी थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक जैसे हर पल उसकी बेबसी गिन रही थी। समय जैसे किसी जिद पर अड्डा हो, न आगे बढ़ रहा था, न पीछे लौट रहा था। वह बेचैनी से बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी, होठों पर दुआएं, आंखों में नमी और दिल में ऐसी घबराहट जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। वह फिर से उठी, तेजी से दरवाजे के पास गई, दुपट्टा संभाला और मुड़कर असफंद यार की ओर देखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन साफ थी। आप एक बार कोशिश तो कीजिए, सिर्फ एक बार दरवाज़ा तोड़ने की, अल्लाह के लिए। अगर ये रात यहीं गुजर गई तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। असफंद यार ने कुछ पल उसके चेहरे को गौर से देखा। वह चेहरा जो नकाब में था, लेकिन आंखें सब कुछ बयान कर रही थीं। फिर वह धीमे स्वर में बोला, आवाज़ में ठंडक और सच्चाई की कड़वी झलक, माफ़ कीजिएगा, मेरे कंधे में चोट है। कोई भी भारी काम मेरे लिए मुमकिन नहीं। जख्म गहरा है और अब भी खून बह रहा है। मैं वाकई मजबूर हूँ। वह घबराकर पीछे हटी और उसके करीब आ गई। अब उसकी आवाज़ विनती में बदल चुकी थी। मर्द मजबूर नहीं होते, औरतें होती हैं, जैसे मैं हूँ। इस वक्त, इस कमरे में, इस हालात में। अल्लाह को मानिए, मेरी मदद कीजिए। असफंद यार कुछ पल चुप खड़ा रहा, जैसे मन ही मन कोई निर्णय ले रहा हो। फिर उसने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और धीरे से उसकी ओर बढ़ाया। वह कुछ कदम पीछे हो गई। असफंद यार शांत स्वर में बोला, पानी पी लीजिए और उस सोफे पर बैठ जाइए। यह दरवाज़ा अब तभी खुलेगा जब कोई बाहर से खोलेगा। यह साधारण लकड़ी का नहीं, मजबूत दरवाज़ा है। मैं चाहूं भी तो इसे तोड़ नहीं सकता। ये किसी एक अकेले आदमी का काम नहीं है। वह उसे खाली नज़रों से देखती रही, फिर सिर झुकाकर जमीन पर बैठ गई। उसके कंधे कांप रहे थे, आंसू गालों पर गिरते जा रहे थे, हर बूंद जैसे चीख रही थी। मदद चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सिर्फ इज्जत बचाने की लड़ाई है। असफंद यार ने पानी का गिलास धीरे से उसके पास जमीन पर रखा और चुपचाप बिस्तर की ओर लौट गया। उसके चेहरे पर कठोरता नहीं, उलझन और बेबसी थी, और शायद एक एहसास जो धीरे धीरे दिल में उतर रहा था। कमरे में फिर खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में एक अनकही बेचैनी, तपती बेबसी और एक अजनबी एहसास ने जगह बना ली थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी, लेकिन कमरे की फिजा अब भी रात की खामोशी में लिपटी हुई थी। वह नकाब में थकी थकी सी अधजगी हालत में सोफे से टिकी बैठी थी। पूरी रात जागने की थकान उसकी पलकों पर साफ झूल रही थी। तभी एक जोरदार आवाज के साथ दरवाज़ा खुला। कमरे की खामोशी चकनाचूर हो गई। हाय अल्लाह, ये क्या तमाशा है? ताई अम्मी गुस्से से भरी अंदर दाखिल हुईं, साथ में थे सुलेमान साहब। वह घबराकर उठ खड़ी हुई, और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। उसके नकाब के पीछे आंखें हैरत से फैल गईं। वह लड़खड़ाकर पीछे हो गई। बेहया लड़की, हमें कहीं का न छोड़ा, एक पराये मर्द के साथ कमरे में बंद थी, जरा भी शर्म नहीं आई? ताई अम्मी चिल्लाईं। इस शोर से असफंद यार भी जाग गया। उसने नींद भरी आंखों से देखा और झटपट उठ बैठा। ताई अम्मी! वह रो पड़ी। मैंने कुछ नहीं किया, बस चाय देने आई थी। दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने अपना नकाब भी नहीं हटाया। सारी रात जमीन पर बैठी रही। ताया अब्बू, आपको मेरी बात पर यकीन है ना? देखिए, वो बिस्तर पर थे, मैं जमीन पर। सुलेमान साहब का चेहरा सख्त था। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, तो तुम उस कमरे में आई ही क्यों थी? अगर दरवाज़ा बंद हो गया था तो शोर मचाती, कोई तो सुनता। मैंने बहुत शोर मचाया ताया अब्बू, बार बार दरवाज़ा पीटा। देखिए मेरे हाथ सूज गए हैं। उसने अपने सूजे हुए हाथ दिखाते हुए कहा। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब सुलेमान साहब ने असफंद यार की ओर देखा। और तुम? अगर तुम्हें पता था कि दरवाज़ा बंद है तो तोड़ा क्यों नहीं? असफंद यार ने उनकी आंखों में आंखें डालकर गंभीरता से जवाब दिया। मेरे कंधे में गहरी चोट है। कोई भी जोर का काम मुमकिन नहीं। ये सच बोल रही हैं। ये जमीन पर ही बैठी थीं और मैं बिस्तर पर। दरवाज़ा वाकई बाहर से बंद हो गया था। तभी ताई अम्मी ने फिर टोक दिया। आवाज़ झर से भरी थी। बस करो, तुम झूठ बोल रहे हो।
सब मालूम है मुझे। ये लड़की तो शुरू से ही चालू है। दिन में कुरान पढ़ती है और रात पराए मर्दों के कमरे में। अब वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने सुलेमान साहब की ओर देखा, एक उम्मीद भरी निगाह से। सुलेमान साहब ने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, फरखुंदा, चुप हो जाओ। फिर उन्होंने अमारा की ओर देखा। अमारा, सच सच बताओ, क्या वाकई दरवाज़ा लॉक हो गया था, या फिर तुम जानबूझकर? और एक पल, तुम दरवाजे से भी तो चाय दे सकती थीं। अंदर आने की जरूरत क्या थी? अब उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। अमारा की जुबान हिलने को थी, लेकिन आंसू और गहरे हो चले थे। तभी असफंद यार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए जवाब दिया। वह अत्यंत संयम से बोला, क्योंकि मैंने ही कहा था कि वह चाय अंदर मेज पर रख दे। उस समय मैं किसी भी चीज को उठाने की हालत में नहीं था, और अगर आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है तो यह आपका दुर्भाग्य है। मैं गवाही देता हूं कि यह लड़की सारी रात सोफे के पास बैठी रही, नकाब में, चुपचाप, बेहद परेशान। अगर यह आपके परिवार की बेटी है तो कम से कम उसकी सच्चाई का सम्मान तो करें। आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। फरखुंदा बेगम गुस्से से कांपती हुई आगे बढ़ीं और उंगली उठाकर बोलीं, तुम चुप रहो। तुम कौन होते हो जुबान चलाने वाले? तुम्हारे जैसे लोग ही ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं। हम जानते हैं, तुम भी कुछ कम नहीं हो, और ये तो चरित्रहीन है, इसलिए हम उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। इसे यहाँ से ले जाओ। हम इसे अपनी पाक हवेली में नहीं रखेंगे। अमारा के चेहरे पर पीड़ा की परछाई और गहरा गई। वह जैसे हर शब्द पर अपने अस्तित्व को मिटता हुआ महसूस कर रही थी। वह ताया अब्बू की ओर देखने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर उलझन और खामोशी थी। तभी कमरे का माहौल एक पल में बदल गया, जब एक नौकर हाँफता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। साहब, वह सुलेमान साहब की ओर मुखातिब हुआ, बाहर बाहर 2 फौज की गाड़ियां आई हैं। वे असफंद साहब को बुला रहे हैं। कमरे की फिजा में ठंडी सी सनसनी दौड़ गई। सुलेमान साहब चौंक कर नौकर की तरफ देखने लगे और फिर तुरंत असफंद यार की ओर पलटे, जो एक पल को स्थिर हो चुका था। अमारा के आंसू एक पल को थम गए। उसने नजरें उठाकर असफंद को देखा। कमरे की फिजा तनाव से भरी हुई थी। असफंद यार ने शांत स्वर में कहा, जाकर उन्हें कहो मैं थोड़ी देर में आता हूं। नौकर सिर हिलाकर बाहर चला गया। अब उसने सुलेमान साहब की तरफ सीधे देखा और एक कदम आगे बढ़ते हुए गंभीरता से बोला, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपकी भतीजी बेगुनाह है। उसके इस कथन पर सबकी नजरें उस पर टिक गईं। रात को कमरे का दरवाज़ा आपकी बीवी फरखुंदा बेगम ने जानबूझकर बंद किया था, क्योंकि वे उससे नफरत करती हैं और शायद अपनी नफरत में इंसानियत भी खो चुकी है। फरखुंदा बेगम ने गुस्से से होंठ भींचे। कुछ कहने को थीं, लेकिन असफंद यार ने उनकी ओर देखे बिना बात जारी रखी। मैं कैप्टन असफंद यार हूँ। कल रात एक अत्यंत खतरनाक मिशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ। मेरी शारीरिक ताकत लगभग समाप्त हो चुकी थी। मुझे तुरंत शरण की जरूरत थी, वरना मौत तय थी, और दुश्मन भी मेरी घात में थे। ऐसे में आपका बेटा सफियान मुझे मिला। मैंने उसे पूरी स्थिति स्पष्ट रूप से बता दी, सच्चाई छुपाई नहीं। मैंने वादा किया कि जैसे ही ठीक हो जाऊंगा उसे एक नया मॉडल की गन इनाम में दूंगा। इसी शर्त पर उसने मुझे आपकी हवेली में जगह दी। अब वह फरखुंदा बेगम की ओर देख रहा था, जो गुस्से से कांप रही थीं। कल रात जब यह लड़की मेरे लिए चाय लेकर आई तो मैंने ही कहा कि ट्रे मेज पर रख दे, क्योंकि मैं खुद कुछ उठाने के काबिल नहीं था। ये पूरी तरह पर्दे में थी, नकाब किए हुए। दरवाज़ा कब बंद हुआ ये हमें तब पता चला जब उसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया, और फिर शायद आप लोगों ने जानबूझकर अनसुना किया। अमारा की आंखों में आंसू चमकने लगे। वह उस समय सोफे के पास खड़ी थी, जैसे खुद को संभालने की आखिरी कोशिश कर रही हो। आपकी बेटी पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है, और अगर मेरे जैसा अजनबी भी उसकी सच्चाई देख सकता है तो आप क्यों नहीं? सुलेमान साहब का चेहरा शर्म से झुक गया था। असफंद यार ने एक पल को चुप्पी साधी, फिर सब पर नजर डालते हुए बोला, खैर, अब मुझे जाना है। मेरे साथी इंतजार कर रहे हैं। खुदा हाफिज। यह कहकर वह बाहर की ओर बढ़ा। उसके कदमों में आत्मविश्वास था। पीछे सब लोग स्तब्ध, शर्मिंदा और पूरी तरह खामोश खड़े रह गए थे, जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मुख्य दरवाजे से बाहर कदम रखते ही
असफंद यार की सुनवाई में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी, जो सीधे उसके सीने से आ लगी हो जैसे। वह तुरंत पलटकर ऊपर की ओर देखने लगा। आंखों में हिचकिचाहट थी, मगर फिर कुछ सोचकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। कदमों की आहट अब पहले से भारी थी। कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने का मंजर उसे एक पल को स्तब्ध कर गया। फरखुंदा बेगम गुस्से में उबल रही थीं और अमारा का बाजू जोर से पकड़कर उसे झंझोड़ रही थीं और साथ ही मारने की कोशिश भी कर रही थीं। बेशर्म, तूने हमें बदनाम कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। असफंदयार तेजी से आगे बढ़ा और एक झटके में फरखुंदा बेगम का हाथ अमारा से अलग किया। उनके बीच खड़े होकर उसने फरखुंदा बेगम को सख्त नजरों से देखा और उसकी आवाज में एक दबा हुआ लेकिन अटल तेज था। महतरमा, शायद आपको इल्म नहीं, मगर मैं आपको बता देता हूं। किसी लड़की पर हाथ उठाना, विशेषकर इस तरह से, न केवल नैतिक रूप से निंदनीय है, बल्कि कानूनन भी अपराध है। अगर मैं चाहूं तो अभी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फरखुंदा बेगम ने पलटकर उसे घूरा, लेकिन उनकी आंखों में अब हल्का सा डर भी था। यह जुल्म बंद कीजिए आप, और सुनिए, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। अमारा साहिबा, मैं आपको अब इस जिल्लत और घुटन भरे माहौल में नहीं छोड़ सकता। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि आप बेगुनाह हैं। आपके साथ जो हुआ वो गलत था और मैं उसे सही करना चाहता हूं। अमारा, जो जमीन पर बैठी थी, धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसके चेहरे पर गहरी थकान, दर्द और आंखों में निरंतर बहते आंसुओं की नमी थी। असफंद यार की बात सुनकर उसने कांपते हुए हाथ उठाए और थरथराते होठों से कहा, नहीं, नहीं कैप्टन साहब, खुदा के लिए यहाँ से चले जाइए। मेरी जिंदगी पहले ही तबाह हो चुकी है और उस तबाही की एक वजह शायद आपकी मौजूदगी भी है। उसके लहजे में कोई तलखी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा खालीपन था। मैं मर जाऊंगी, लेकिन बिना रिश्ते के किसी मर्द के साथ नहीं जाऊंगी। आप कुछ भी समझें, मेरी इज्जत, मेरा किरदार ही मेरा सबसे बड़ा सहारा था, जो आपकी वजह से लोगों की नज़रों में संदिग्ध हो गया है। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मेरा मान, मेरी पहचान, आप नहीं समझ सकते। चले जाइए यहाँ से, प्लीज़, बस चले जाइए। असफंदयार कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में एक दर्द की परछाई सी उभर आई, जैसे किसी ने उसके भीतर भी कुछ तोड़ दिया हो। एक नज़र अमारा पर डाली, उसकी कांपती पलकें, थरथराता जिस्म और सच से भरी आंखें। फिर वह चुपचाप मुड़ा और बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। बाहर दिन की रोशनी फैली हुई थी, मगर उसके दिल में एक गहरा अंधेरा उतर चुका था। पीछे कमरे में सिर्फ अमारा की सिसकियां रह गई थीं। गर्मी की तपती दोपहर में सेना की जीप एक सुनसान सड़क पर धूल उड़ाती हुई दौड़ रही थी। असफंद यार फ्रंट सीट पर बैठा चुपचाप सामने देख रहा था। चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। ड्राइविंग उसका साथी कर रहा था, जो बार बार उसे कनखियों से देख रहा था। कैप्टन, दुश्मन का क्या हुआ? आपने उसे कैसे संभाला? साथी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। असफंद यार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर नजरें वापस सड़क पर जमा दीं। आवाज धीमी थी, जैसे वह कोई बोझ उतार रहा हो। एक ही दरवाज़ा था निकलने का। मैं अंदर घुसा, हथियार छीना और एक ही वार में उसे गिरा दिया। किसी तरह निकल आया। जख्मी था, मगर मिशन पूरा करना था। कुछ पल वो यूं ही बोलता रहा, फिर खामोश हो गया। साथी ने उसे गौर से देखा। आप ठीक तो हैं ना? लग नहीं रहा कि ये बस मिशन की थकान है। असफंद यार की नज़रें दूर कहीं खो गईं, जैसे किसी और मंजर में उलझी हों। वह चुपचाप बैठा रहा, मगर भीतर कहीं एक तूफान मचा हुआ था। दिल के किसी कोने से जैसे कोई फुसफुसाया, वो कैसी होगी? अमारा की वो भीगी आंखें, सूजे हुए हाथ, कांपते होंठ, बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। खिड़की से आती हवा भी उसे सुकून नहीं दे पा रही थी। कितनी खामोश आंखें थीं उसकी, जैसे चीख रही हों मगर आवाज न निकले। वह दिल ही दिल में बोला और फिर खुद से लड़ने लगा। क्या वो सच में वैसी ही है जैसी दिखती है, बिल्कुल पाक साफ, या फिर मैं उसके दर्द को अपनी रूह पर लाद बैठा हूं? तभी उसे वो लम्हा याद आया जब अमारा ने हाथ जोड़कर कहा था, मर जाऊंगी, मगर बिना रिश्ते के नहीं जाऊंगी। दिल जैसे कुछ पल को कांप गया। उसके हाथ कितने खूबसूरत थे, और चेहरा जैसे किसी झील की सतह पर दर्द की परछाइयां हों।
असफंद यार ने आंखें बंद कर लीं। वो मंजर किसी फिल्म की तरह जहन में चलने लगा। अमारा जमीन पर बैठी ताई की मार सहती और वह बस देखता रहा। अचानक उसने झटके से आंखें खोलीं और गर्दन जोर से हिलाई, जैसे कोई ख्याल झटक देना चाहता हो। नहीं, ये क्या हो रहा है? फिर जैसे दिल से एक आवाज़ उठी, धीमी मगर साफ। अम्मा ठीक कहती थीं, मोहब्बत अजीब चीज़ है, जो एक बार दिल से लग जाए तो इंसान को पागल कर देती है। वह हल्के से मुस्कुराया, मगर वह मुस्कान दुख भरी थी। साथी ने चौंक कर देखा। क्या कहा कैप्टन? असफंद यार ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस यूं ही दिल की बात थी। जीप वैसे ही चलती रही, मगर अब असफंद यार की दुनिया बदल चुकी थी। वह किसी और को नहीं, खुद को एक कैद से बाहर निकालने जा रहा था, और शायद अमारा को भी। उधर कमरे के अंदर धीमी रोशनी में कोने की एक मेज पर रखा लैंप जल रहा था। अमारा जमीन पर पालथी मारे बैठी थी। उसकी पीठ दीवार से लगी हुई थी। दुपट्टा चेहरे पर आड़ की तरह पड़ा था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रोते रोते आंखें सूज चुकी थीं, मगर दिल का बोझ हल्का होने का नाम नहीं ले रहा था। दिल जैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो, क्या ये सब सच में मेरे साथ हुआ? क्या मैं बेगुनाह होकर भी गुनाह की दीवार के पीछे धकेल दी गई हूं? उसी दौरान दरवाज़ा हल्के से खटका। वह चौंकी, जैसे अंदर ही अंदर डर गई हो। धीरे से गर्दन घुमाकर दरवाजे की ओर देखा। सुफयान खड़ा था। उसने तुरंत अपना दुपट्टा चेहरे पर और कस कर लपेट लिया, मानो चेहरा छुपा लेना ही खुद को दुनिया से छुपाने की आखिरी कोशिश हो। सुफयान चुपचाप अंदर आया, फूंक फूंक कर कदम रखते हुए। कुछ फासले पर रुककर वह नरमी और शर्मिंदगी भरी आवाज में बोला, अमारा बाजी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अगर मैं असफंद भाई को घर न लाता तो शायद आज आप इस तरह अपनी ही इज्जत के कटघरे में खड़ी न होतीं। अमारा ने सिर झुकाए हुए दुपट्टे के नीचे ही अपने आंसू पोंछे, मगर कुछ बोली नहीं। सुफियान ने फिर कहा, बाजी, मुझे अंदाजा है कि आपके दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन एक बात याद रखिए, आपके भाई को आप पर पूरा भरोसा है। मैंने अम्मी और अब्बा दोनों को चुप करवा दिया है। अब कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा। अमारा की आंखों से एक और आंसू टपका। वह धीरे से बोली, आवाज भर्राई हुई थी, सुफियान, किसी के इल्जाम से मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो मुझे अपने दिल की आवाज से पड़ रहा है। वो आवाज जो बार बार याद दिला रही है कि मैं पूरी रात एक नाम हरम मर्द के कमरे में उसके साथ थी। मैं वहां क्यों गई? क्यों नहीं निकली? क्यों नहीं चीखी? बस यही सवाल मेरे दिल को चीर रहे हैं। उसने चेहरा थोड़ा उठाया, सूजी हुई आंखों से धुंधलाता हुआ मंजर देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वजूद ही नापाक हो गया हो। मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी हूं, सुफियान। सुफियान ने शर्मिंदगी और अफसोस के साथ सिर झुका लिया। बाजी, प्लीज, मुझसे नफरत मत कीजिएगा। आपकी तकलीफ की वजह मैं बना ये मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ये कहते हुए वह पलटा और तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में फिर सिर्फ सन्नाटा रह गया। अमारा का दिल जैसे फट कर रह गया था। उसने जोर से मुंह पर हाथ रखकर रोना चाहा कि आवाज़ बाहर न जाए, लेकिन दुख इतना भारी था कि सांस लेना भी बोझ लगने लगा। अंधेरे में उसकी सिसकियां उस कमरे की दीवारों पर गूंज बनकर ठहर गई थीं। एक हफ्ता बाद कमरे में हल्की सी खामोशी थी। सुलेमान साहब अपने मामूली से अंदाज में कुर्सी पर बैठे अखबार के पन्ने पलट रहे थे, जबकि फरखुंदा बेगम धागे में कुछ गांठें डालती हुई अपने काम में मग्न थीं। दिन का वक्त था और कमरे में धूप की सुनहरी किरणें पर्दों से छनकर अंदर आ रही थीं। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। सुलेमान साहब ने इजाज़त दी। हाँ, आओ। नूरी दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, सिर झुकाए हुए बोली, साहब, ड्राइंग रूम में वही आर्मी वाले अफसर साहब और उनके मम्मी पापा आए हैं। मैंने उन्हें बिठा दिया है, वो आप दोनों से मुलाकात करना चाहते हैं। सुलेमान साहब के माथे पर हल्की सी शिकन आई। फरखुंदा बेगम ने हैरत से नूरी को देखा। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, क्यों आए हैं? नूरी ने इनकार में सिर हिलाया। ये नहीं बताया, बस कहा कि ज़रूरी बात है। सुलेमान साहब ने एक नज़र अपनी बीवी पर डाली, जिनके चेहरे पर अचानक एक शक भरी मुस्कान फैल गई, और फिर दोनों ड्राइंग रूम की ओर बढ़े। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही तीनों मेहमान अदब से खड़े हो गए।
असफंदयार साफ सुथरे कपड़े पहने संजीदा चेहरे के साथ खड़ा था। उसके माता पिता उस्मान साहब और उनकी बीवी बैठे थे। सलाम दुआ के बाद सब बैठ गए। कुछ पल सन्नाटा रहा। माहौल में एक गंभीर सा साया छाया हुआ था। फिर उस्मान साहब ने गला साफ करते हुए नरमी से बात शुरू की। देखिए सुलेमान साहब, हम यहाँ माफ़ी मांगने नहीं बल्कि सुधार की बात करने आए हैं। मुझे पता है हमारे बेटे की वजह से आपकी बेटी पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगे, जो सरासर नाइंसाफ़ी थी। मगर जो हुआ वो किस्मत की एक कड़वी चाल थी। हम चाहते हैं कि जो नाम बदनाम हुआ अब वो इज्जत में बदले। हम आपके घर आकर इसका फ़र्ज़ अदा करना चाहते हैं। सुलेमान साहब उनकी बात ध्यान से सुनते रहे। उनकी आंखों में गंभीरता थी। उस्मान साहब ने आगे कहा, मैं अपने बेटे असफंदयार के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। हम चाहते हैं कि ये रिश्ता हो ताकि समाज को एक जवाब मिले और आपकी बेटी को वो इज्जत मिले जिसकी वो हकदार है। ये सुनते ही फरखुंदा बेगम जैसे चौंक कर बोल पड़ीं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। हमारी बेटी का नसीब संवर जाएगा आप लोगों के साथ। सुलेमान साहब ने अपनी बीवी की तरफ देखा, जैसे बात को थोड़ा और समय देना चाहते हों। देखिए, जब बात रिश्ता करने की हो तो हम खानदान, मिजाज, तौर तरीकों को भी देखते हैं। मगर फरखुंदा बेगम बीच में ही बोल पड़ीं, सुलेमान, अब खानदान से ज्यादा हमें अपनी बेटी की इज्जत देखनी है। हमें कोई एतराज नहीं, रिश्ता मंजूर है। उस्मान साहब ने सिर हिलाया। तो फिर अगर आप इजाज़त दें तो अगले हफ्ते की तारीख रख लें। जी ज़रूर, फरखुंदा बेगम ने तुरंत कहा। अगले हफ्ते ही कर लीजिए, जितनी जल्दी हो बेहतर है। सुलेमान साहब ने बस एक गहरी सांस ली और सबकी रजामंदी पर सिर झुका दिया। कमरे में अब एक अलग सी खामोशी फैल गई थी, जैसे कोई बंद दरवाज़ा खुलने वाला हो और एक नई कहानी शुरू होने जा रही हो। और फिर वही हुआ जो तय पाया था। एक हफ्ते बाद अमारा को सादगी से असफंदयार के निकाह में दे दिया गया। कमरे की फ़ज़ा में एक हल्की सी खुशबू घुली हुई थी, जैसे किसी नर्म और नाजुक एहसास ने दीवारों को छूकर जगा दिया हो। सफ़ेद और हल्के गुलाबी पर्दे हवा के नरम झोंकों से हल्के हल्के हिल रहे थे। मध्यम रोशनी में पूरा कमरा किसी ख्वाब सा लग रहा था। नरम बिस्तर के बीचों बीच वह बैठी थी, झुकी नज़रें, सिर पर घूंघट, हाथों में मेहंदी की गहरी लाली और उंगलियों के सिरे हल्के हल्के कांप रहे थे। धड़कनें तेज थीं और जैसे समय थम गया था। कुछ ही पल बाद दरवाज़ा धीरे से खुला, एक हल्की सी आहट और फिर कदमों की नर्म आवाज़ सुनाई दी। वह अंदर आया, सफ़ेद कुर्ता पायजामा और नीले रंग की जैकेट में बेहद सजीला और शांत लग रहा था, जैसे किसी खामोश शाम में उजाले की पहली किरण उतर आई हो। उसकी निगाहें सीधे बिस्तर पर बैठी अपनी नवविवाहिता पर पड़ीं। वह कुछ क्षण वहीं ठिठका रहा, मानो अपने आप को यकीन दिला रहा हो कि यह सपना नहीं है। फिर वह धीरे धीरे उसके पास आया, कुछ दूरी पर बैठकर गहरी सांस ली और स्नेह भरे स्वर में बोला, नमस्ते। उसने सिर उठाया, लेकिन घूंघट अब भी वैसे ही था। असफंद ने कांपते हाथों को संभालते हुए धीरे से उसका घूंघट हटाया। उसकी सांसें जैसे थम गईं। एक पल को मानो समय ने ठहर कर केवल उस चेहरे को निहारने का निर्णय लिया हो। हे भगवान, उसके होठों से सहज ही निकला, आप कितनी सुंदर हैं। मुझे लगा था आप प्यारी होंगी, लेकिन इतनी कल्पना से परे। अमारा ने अपनी नज़रें झुका लीं, लेकिन उनकी झलक और लज्जा बहुत कुछ कह गई। असफंद ने उसका हाथ थामते हुए कोमल स्वर में कहा, मुझे मालूम है आपके मन में मेरे लिए बहुत से प्रश्न होंगे, कुछ आशंकाएं भी होंगी, शायद डर भी। लेकिन निश्चिंत रहिए, मैंने आपसे विवाह किसी दया या विवशता में नहीं किया। यह मेरा दिल से लिया गया निर्णय था। उस रात जब आपको रोते देखा, घबराए हुए देखा, तब समझ नहीं आया, लेकिन मन ने तभी तय कर लिया था कि यह लड़की अब मेरे जीवन का हिस्सा है। अमारा की आंखों से एक नमी बह निकली, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, जैसे दिल ने स्वीकार कर लिया हो कि यह साथ अब सदा का है। असफंद ने उसका गाल सहलाते हुए बहुत कोमल स्वर में कहा, मेरे जीवन के हर दिन, हर पल मैं आपका सम्मान करूंगा। जो दुख आपने सहे वे अब अतीत की बातें हैं। आज से केवल हम हैं और हमारा संबंध। अमारा की आंखों में वर्षों बाद एक गहरा सुकून दिखा, जैसे उसे अपनी जगह मिल गई हो। कमरे की बत्तियां बुझ चुकी थीं, दो आत्माएं एक हो चुकी थीं।
1 सप्ताह बाद कमरे की शांति में खिड़की से छनकर आती हल्की रोशनी फैल रही थी। पर्दे मंद हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे और वहीं खिड़की के पास वह खड़ी थी, बाहें सीने से लपेटे, निगाहें बाहर दूर कहीं खोई हुईं और आंखों से गिरते आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे। हर पल उसकी सिसकियां गहरी होती जा रही थीं, जैसे भीतर कोई ऐसी बात थी जो कहे बिना बोझ बन चुकी थी। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। वह अंदर आया और उसकी निगाह उस पर पड़ी। वह ठिठक गया। कुछ क्षण बाद वह धीरे धीरे उसके पास आया, पीछे से उसे बाहों में भरते हुए कोमल स्वर में बोला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उसकी आवाज़ में वही अपनापन था, वही गहराई। अमारा ने पलटकर उसकी ओर देखा और फिर जैसे भीतर का सारा संयम टूट गया। वह उसके सीने से लगकर बच्चों की तरह फूट पड़ी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आज आपके रिश्तेदार घर पर थे, सब धार्मिक बातें कर रहे थे, लेकिन वे एक बात गलत बोल गए। मैंने साहस करके उन्हें सुधार दिया, लेकिन आपकी माँ बहुत नाराज लग रही थीं। अब डर लग रहा है कि कहीं वे मुझसे रुष्ट न हो जाएं। असफंद ने उसे देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया, उसके आंसू पोंछे और शांत स्वर में बोला, अमारा, इतनी छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं चाहिए। यदि तुमने सच्चाई के साथ कोई बात स्पष्ट की है, तो तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि तुमने एक पुण्य का कार्य किया है। उसने उसे सहलाते हुए रॉकिंग चेयर की ओर ले गया। दोनों साथ बैठ गए। मेरी माँ पढ़ी लिखी और समझदार हैं, वह इन बातों को दिल पर नहीं लेती। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर मुस्कुराते हुए मजाकिया स्वर में बोला, एक बात बताओ, अब तक तुमने मुझे साड़ी पहनकर क्यों नहीं दिखाई? अमारा आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। मैं आपसे इतनी गंभीर बात कर रही हूं और आप? असफंद ने हंसते हुए उसका माथा चूमा और बोला, मैं बस यह कहना चाहता हूं कि हर बात को दिल से मत लगाओ, मुझ पर भरोसा रखो। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने पति पर होना चाहिए, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। वह हल्की मुस्कान के साथ उसके सीने से लग गई, आंखें मूंद लीं, जैसे वर्षों की थकान, ताने, उपेक्षा और अकेलापन अब सुकून में बदल गया हो। वह जानती थी कि इस बार जो जीवन उसे मिला है, वह एक वरदान है। वह संबंध, जिसे उसने वर्षों प्रार्थनाओं में मांगा था, आज उसकी वास्तविकता बन चुका था। एक ऐसा जीवन साथी जो उसकी भावना को समझता था, जो उसे पूरा कर देता था। इस बार जीवन ने उसे खाली हाथ नहीं लौटाया था।